हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टीज देख रहे थे, है ना। और उसमें हम लोगों ने तीन चार प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है इनवर्स के अंदर में अगर हम कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं, यानी इस टाइप का फंक्शन कि अगर हम साइन इनवर्स के अंदर साइन पुट करें, ठीक है। तो अगर आप साइन इनवर्स के अंदर ये पुट करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना। तो ऑब्वियसली वैल्यू x के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यूड जो रीजन है हमारा, है ना, उस रीजन में लाई करना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो रीजन यहाँ पे जो क्या लाई करता है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। आपको याद होगा कि साइन जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, 1 1 और ऑन 2 के लिए, -π/2 से π/2 तक के लिए, है ना। और यहाँ से हम -1 से 1 डिफाइन करते हैं। लेकिन जब आप साइन इनवर्स डिफाइन करोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1 लेके -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। तो ये आपका साइन इनवर्स फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। अब आपको पता है कि इनवर्स के ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ भी हम अंदर में पुट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, है कि नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ π/4 पुट कर देता हूँ, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू डायरेक्टली किसकी इक्वल हो जाएगी, π/4 की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि π/4 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी के अंडर में, है ना, इसी जो साइन का फंक्शन है आपका, इस साइन के फंक्शन के अंदर में अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं जो पाई से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, सॉरी -π/2 से π/2 के बाहर लाई कर रहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ढेर सारा एग्जांपल किया था और वहां पे आपको बताया था कि कैसे वो वैल्यूज डिफरेंट पोर्शन के लिए चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन के अंदर में एक और दूसरा फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, वैल्यूज वही है, बस मान लो मैं यहाँ पे साइन ऑफ साइन 4π/3 पुट कर दूं, ठीक है, 4π/3 पुट कर दूं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये 4π/3 पुट करोगे तो हम डायरेक्टली इसका आंसर 4π/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4π/3 कितना हो जाता है, पाई प्लस π/3, और ये किस रीजन में लाई, ये क्या -π/2 से π/2 लाई करता है, नहीं करता है ना, ये इस रीजन में लाई नहीं करता है। तो हमें इसको करना क्या होगा, अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स ऑफ इसके अंदर के फंक्शन को हमें पाई प्लस π/3 लिखना होगा, ठीक है, ताकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो इस रीजन में लाई करे, जो आपका प्रिंसिपल रीजन है। और अंदर वाला फंक्शन देखो फिर से क्या बन गया, साइन π/3। तो अब इसकी वैल्यू आप कितनी बताओगे, π/3 बताओगे, है कि नहीं। तो देखो फंक्शन में जो है आपको प्रिंसिपल वैल्यू रीजन में, क्योंकि हमें आंसर करना होता है इनवर्स फंक्शन का, तो हमें उस रीजन के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखना होता है कि नहीं। तो जब हम इसको उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको पता है कि डायरेक्टली हमेशा हमें x ही आंसर नहीं मिलेगा, है ना, डिपेंड करेगा कि आपका x कहां से कहां लाई कर रहा है कि नहीं। ये जो x है और ये जो x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, ये x की वैल्यू, ये जो x है ये किस में लाई करेगा, x आपका इस रीजन में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रीजन है, तो x की वैल्यू हमेशा इसी में लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप इसको लिखोगे तो अगर मान लो कि हमारा x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं, है ना। और अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो सिर्फ कितना आएगा, -π/2 से π/2 वाला पार्ट ही आपके पास आएगा, है ना। और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया था। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये कितना हो गया, π/2 और ये
माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अगर मैं एक टोटल लेंथ कितने का है, पाई लेंथ का है ना, तो अगर मैं इसमें एक और पाई लेंथ ऐड करता हूं, यानी अगर आप पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक जाते हो, ठीक है, अगर आप पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हो, है ना, तो जो आपका आंसर होगा, क्या हम वो डायरेक्टली एक्स बता पाएंगे? वो आपका कोई भी एक्स नहीं होगा, है ना। यानी उसमें से हमें क्या करना होगा, पाई को माइनस करके लिखना होगा, है कि नहीं। तो जब आप यहां से पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में जाओगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है क्यों, है ना? क्यों? क्योंकि आपका जो रीजन है, जैसे देखो x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, x हमारा 3 पाई बाई टू से पाई के बीच में लाई कर रहा है, जबकि हमारा आंसर किसके बीच में लाई करना चाहिए, है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है, तभी हम x लिख पाते हैं, है कि नहीं। तो जब आपका आंसर इस रीजन में लाई करने लगेगा, तो आपको क्या करोगे, पहले इसे हमें कन्वर्ट करके माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले देखो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से लेके माइनस पाई तक, है कि नहीं ये माइनस पाई से लेके पाई बाई टू तक। और अगर आप अब दोनों तरफ पाई ऐड कर देते हो, तो ये कितना बन जाएगा आपका, माइनस पाई बाई टू, है ना, और ये पाई माइनस एक्स, और ये पाई बाई टू, है ना। तो अगर आपका जो x है वो इस रीजन में लाई करता है, तो इस रीजन को फिर से प्रिंसिपल वैल्यू रीजन में लाई कराने के लिए आपको पाई माइनस एक्स करना होगा, तो फिर आपका जो आंसर है वो करेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू रीजन में लाई करेगा, है ना। तो इसलिए इसकी वैल्यू आपको कितनी लिखनी पड़ेगी, पाई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही इसी तरीके से आप डिफरेंट रीजन के लिए भी वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको प्लॉट करोगे, तो ये इस रीजन के लिए हो गया। अगर आप मान लो ऊपर चले जाते हो, ठीक है, मान लो आप माइनस 3 पाई बाई टू से x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू तक आते हो, ठीक है। तो इस रीजन में जब आप आओगे, तो आपका आंसर किसके बीच में लाई करने लगेगा, पाई प्लस एक्स करना पड़ेगा, है ना। और इसी टाइप से आप आगे और पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। तो आगे और पीछे की तरफ मूव करोगे, तो कभी आपको पाई माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, कभी आपको एक्स माइनस 2 पाई पुट करना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से आपको डिफरेंट रीजन के लिए अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा इसके नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए, है ना। तो जब आप इस कर्व को प्लॉट करते हो, तो ये कर्व आपका एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करता है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक तो यही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में ये पाई माइनस एक्स वाला लाइन दे देगा इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन में ये इस टाइप से रेंज देगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पे x आपका हर एक इंटरवल के लिए डिफाइन है, तो ये इस टाइप से बढ़ता जाता है ना। तो ये हमेशा इस टाइप से बढ़ता जाएगा, इसी टाइप से। और यहाँ पे भी आप इसी टाइप से मूव करा के बना सकते हो, है ना। तो इन जनरल फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखने का ट्राई करूं, है ना, इन जनरल फॉर्मेट में अगर देखोगे कि मैं इसको लिखता हूं, तो ये कितना होगा, ऊपर वाली वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू अगर आप लिखने का ट्राई करोगे, तो ये वैल्यू आपको अलग अलग आंसर देगा। कैसे आंसर निकलेगा, है ना। तो इन जनरल फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे, तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू अगर आपका 2n पाई प्लस पाई बाई टू से लेके 2n पाई माइनस पाई बाई टू, है ना। अगर इस रीजन में इंटरवल में लाई करता है, तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, -2n पाई प्लस एक्स फॉर्मेट का होगा, है ना। और अगर आपका ऑड पाई का ऑड मल्टीपल लेते हो अगर आप, है ना, तो अगर आपका आंसर जो है x 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई टू लोगे, ठीक है, और 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई टू लोगे, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा किस फॉर्मेट का होगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स फॉर्मेट का, है ना।
तो ये हमारा एक इन जनरल फॉर्मेट होता है जब आपका ये इस रीजन में लाई करता है, तो आपको, है ना, कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो आपका क्या बन जाता है, पीरियोडिक बन जाता है ना। देखो पीरियोडिक कितने का है, पाई का पीरियड में ये मूव कर रहा है, सेम टाइप का, सॉरी पाई का नहीं, 2 पाई के पीरियड में ये मूव कर रहा है उसी टाइप से, है ना। तो ये इस टाइप से ये कर्व आपका इस तरीके से मूव करता है, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू जब आपको लिखनी होगी तो प्रिंसिपल वैल्यू में आपको लाई करना चाहिए, है ना। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का कर्व आपका इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी सारा कर्व भी इसी टाइप से मूव करेगा। मान लो अगर आपको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिखना है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है ना। कॉस इनवर्स वाला पार्ट किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। और 0 से पाई के बीच में लाई करने के लिए अगर मान लो आपको इन जनरल फॉर्मेट में लिखते हो कि अगर आपका x जो है वो 2n पाई से लेके 2n+1 पाई के बीच में हो, है ना, मैंने पाई का इंटरवल ले लिया, तो इस पूरे इंटरवल में वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -2n पाई + 1, 2n पाई + x, है ना। ये डायरेक्टली x नहीं देता है, डिपेंड करता है कि आप किस इंटरवल में अपने आंसर को ले रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ऑड वाले में कोई पॉइंट ले लेते हो, 2n-1 पाई ले लिया, है ना, यहां से लेके अगर आप 2n पाई तक लेते हो, ठीक है, तो इस रीजन में जो आपका आंसर होगा वो किस तरीके से लाई करेगा, 2n पाई -1, है ना। तो इसका जब आप कर्व प्लॉट करोगे, ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा आंसर प्रिंसिपल रीजन में लाई नहीं कर रहा है ना। तो प्रिंसिपल रीजन में लाई नहीं करने के लिए आपको अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ना। और चेंज करने के लिए आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये -1 नहीं देगा, ये क्या देगा, π/2 देगा, ये भी π/2 देगा, है ना। तो -π/2 से π/2, क्योंकि x ही हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप करोगे तो आपका आंसर किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो 0 से पाई के बीच में आप कर्व को प्लॉट करोगे तो आपका कर्व कैसा बनेगा, 0 से पाई तक तो आपका पाई मिलेगा, है कि नहीं। इसके बाद इस वाले पार्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको 2 पाई हो जाएगा, है ना। यहाँ से आगे जाओगे तो फिर से आपका इसी टाइप से आपका ये कर्व आगे मूव करता जाएगा, और सेम इसी टाइप से कर्व आपका इस तरफ भी मूव करेगा, है ना। ये आपका -पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, है ना। तो ये आपका लाइन कौन सा है, पहला वाला लाइन तो आपका क्या है, y = x वाला लाइन है ना, क्योंकि उस रीजन में आपको y = x मिलेगा। इस वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, 2 पाई -x मिलेगा, है ना। उसी तरीके से इस वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, है ना। और इस वाले रीजन में 2 पाई + x मिलेगा, है ना। n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, आपका आंसर इस तरीके से मूव करता जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, साइन वाले पार्ट में भी अगर आप देखोगे तो पहले वाले में आपको क्या मिलेगा, y = x मिलेगा, है ना। दूसरे वाले में ये पाई -x हो जाएगा, है ना। थर्ड लाइन क्या हो जाएगा, x - 2 पाई हो जाएगा, है ना। ये आपका 3 π/2 हो गया, ठीक है। ये आपका 2 पाई हो गया। वैसे ही जब इस वाले, ये तो पूरा x लाइन हो गया, इस वाले रीजन को अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन आपको कितना देगा, -टाइम्स ऑफ पाई + x, है ना। और इसी टाइप से आपका सारा कर्व मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कर्व बन रहा है cos इनवर्स ऑफ cos x का, ठीक है। इसी में थर्ड वाले पे आते हैं, y = tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। तो ये सारा कर्व आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इस टाइप से कुछ पूछा नहीं जाएगा। कभी भी आपको इस तरीके की वैल्यू निकालने के लिए देता है तो आप इजीली वैल्यू निकाल के बता सकते हो, है ना। tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या होती है, x ही देता है, लेकिन हमारा जो x है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर आप इन जनरल फॉर्मेट ले लेते हो, इन जनरल फॉर्मेट में मान लो n पाई -π/2 से लेके x की वैल्यू n पाई + π/2 तक अगर आप ले लेते हो, है ना, यहाँ पे = का साइन नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आप ये वैल्यू ले लेते हो तो यहाँ पे आपको जो हमेशा वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -n पाई + x फॉर्मेट का, है ना। आप देख सकते हो, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये ग्राफ वगैरह आपको ज़्यादा प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी इक्वेशंस वगैरह अगर आपको लिखना पड़ता है तो उस केस के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ये देखोगे तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये कहाँ से कहाँ तक, ये दोनों पार्ट नहीं होगा, ये कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा, π/2 से लेके -π/2 तक, है कि नहीं। वैसे ही अगर आप सेकेंड रीजन में जाओगे, सेकेंड रीजन में कहाँ पे, π/2 से 3π/2 तक, ठीक है। तो अगर आप मान लो यहाँ से इस वाले रीजन में जाते हो तो आपका रीजन कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका 3π/2 हो गया, तो इस पे भी सर्कल मार्क हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, हमारा पाई हो गया, है ना। वैसे ही इस रीजन में जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेके इस तरीके से लेके इस तरीके तक, ये कितना हो जाएगा, -3π/2, है ना। और इसी तरीके से ये कर्व आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पैरेलल आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि लाइन आपका पूरा पैरेलल आएगा हमेशा, ठीक है। ये सब लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना ये सारा इस टाइप का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका -3π/2 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट नहीं होगा, और इसी तरीके से आपका कर्व बढ़ता जाएगा, है ना। जो ये पहला वाला लाइन होगा आपका, ये क्या होगा, y = x का होगा, दूसरा वाला x - π होगा, ये वाला π + x हो जाएगा, है ना। और इसी टाइप से सारा कर्व आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। सारा लाइन पैरेलल ड्रॉ करना, यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है। इसको सही कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो पैरेलल के हिसाब से ड्रॉ करना। तो ये आपका tan इनवर्स ऑफ tan x का कर्व हो गया, ठीक है। तो कभी कभी कर्व की जरूरत पड़ सकती है, कभी आपको अगर क्वेश्चंस वगैरह कैलकुलेट करना होगा तो, ठीक है। सेम टाइप का कर्व आपका, अगर आप सेम टाइप का कर्व देखोगे तो सेम टाइप का कर्व आपका किसका मिलेगा, cosec इनवर्स x का भी मिलेगा, है ना। तो cosec इनवर्स x का कर्व किसके तरीके से होगा, सेम इसी के तरीके होगा, है ना। तो y = cosec इनवर्स x ऑफ cosec x, इसका भी ग्राफ आपको सेम इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से होता है। वैसे ही sec इनवर्स ऑफ sec x का कर्व भी आपको सेम इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके का बनता है ना, क्योंकि पता है आपको कि sec और cos में क्या रिलेशन होता है ना। tan इनवर्स और cot इनवर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। cot इनवर्स में डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि cot इनवर्स कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है ना। तो cot इनवर्स ऑफ cot x का कर्व जब आप लिखोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, -nπ + x तो होगा ही, ठीक है। अगर आपका x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर आपका n प्लस इक्वल टू नहीं होगा, n + 1 पाई से लेके, है ना, n पाई के बीच में, तो अगर आपका x इसके बीच में लाई कर रहा है तो कर्व आपका कैसा बनेगा, बस जैसा नेगेटिव ये tan इनवर्स का कर्व है सेम उसी टाइप का होगा, लेकिन आपका जो कर्व है वो 0 से पाई के बीच में लाई करने लगेगा, है ना। तो ये आपका कर्व इस तरीके से ऊपर लाई करेगा, है ना। ये आपका पाई हो गया, ये पाई 0 से पाई के बीच में हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, है ना। और इसी टाइप का कर्व आपका सेम आगे प्रोसीड करता रहता है, इसी टाइप से ये बनता जाता है ना। सेम इसी टाइप का कर्व आप यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो, और इसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लिख पाओगे, x - पाई, ठीक है ना, x + पाई, ठीक है, x - 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, x - 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, x + 2 पाई, है ना। इसी टाइप से आप सारे कर्व को प्लॉट कर पाओगे, है ना। ये वाला पॉइंट भी हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना। तो ये कॉट इनवर्स का कर्व आपके पास हो गया, है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन करोगे आप, तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल रीजन में आंसर करना होता है ना। तो उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान देखना, है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये सब जो फंक्शन होता है वो क्या होता है,
एक पॉइंट बना के आप ये लिख लो, ठीक है, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि कौन कौन सा फंक्शन आपका पीरियोडिक होता है और कौन सा पीरियोडिक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका साइन बाहर में होता है और इनवर्स अंदर में होगा, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ऐसे ही कि बाकी इसके जो तीन और पार्ट है ये सब क्या होता है, ये सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये सब पीरियोडिक नहीं होता। आपको ग्राफ मैंने प्लॉट करके दिखा दिया क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही इंटरवल में लाई करता है। और नॉन पीरियोडिक को हम क्या बोलते हैं, ए पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, है ना, ए पीरियोडिक फंक्शन भी होता है। और वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, है ना, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, और इसके साथ साथ और जो तीन फंक्शन है ये सब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि पीरियोडिक फंक्शन होगा, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन होता है और कौन सा अपीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो बाकी सारा प्रॉपर्टी आप कर चुके हो, ठीक है। मान लो कि मैं एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी। जैसे अगर मुझे कोई एक बोलता है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलेगा। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3π/4, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि यहां पे देखो कॉट है और कॉट इनवर्स एक्स है ना, और ये वाला पार्ट आपका डायरेक्टली कितना दे देगा, कॉसेक ऑफ 3π/4 आप लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो ये पहला वाला जो पार्ट था उस वाले रीजन में ये हमारा क्वेश्चन लाई करेगा, है ना। तो कॉसेक ऑफ, है ना, आपको याद होगा ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, है ना। तो बस मैंने वो प्रॉपर्टी यूज किया जो पहला वाला पार्ट था, है ना, प्रॉपर्टी फोर्थ जो हमने किया था लास्ट क्लास में। तो यहां से ये वैल्यू डायरेक्टली cos 3π/4 की वैल्यू कर जाएगी, और यहां से आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना। तो सिंपली इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप अगर टर्म्स को समझ रहे हो अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, ठीक ना। वैसे ही अगर मान लो कि हमें ये वाला फंक्शन लिखना है, मान लो कि किसी क्वेश्चन में ये दे दिया tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 को हम डायरेक्टली 3π/4 क्या हम लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्लियर है, उस रीजन में लाई कर नहीं कर रहा है, इसलिए हमें डायरेक्टली इसको हम x के इक्वल नहीं लिख सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 3π/4 एक्चुअली में लाई कहां पे कर रहा है ना। तो 3π/4 एक्चुअली में आपका लाई कहां पे करेगा, π/2 से 3π/2 वाले रीजन में, है ना। किस रीजन में लाई करेगा, π/2 से 3π/2 वाले रीजन में। देखो ग्राफ में एक बार फिर से आपको शो कर देता हूं, ये आपका tan इनवर्स वाला कर्व है और जो हमें वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, 3π/4। तो 3π/4 आपका कहां पे लाई करेगा, ये प्लस होगा, है ना। 3π/4 यहां कहीं पे लाई करेगा, है कि नहीं। तो इस वाले पार्ट के लिए आपका जो रीजन है वो ये इस रीजन में लाई कर रहा है ना। और इस रीजन में हमारा आंसर क्या होता है, इस रीजन में हमारा आंसर क्या लिखते हैं हम, x माइनस पाई लिखते हैं, है कि नहीं। इस वाले रीजन में देखो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, x माइनस पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली इसका आंसर लिखने का ट्राई करोगे तो ये 3π/2 नहीं होगा, हमें क्या लिखना होगा, x माइनस पाई, है ना। और x माइनस पाई करोगे तो कितना मिलेगा, -π/4 मिल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा एक्चुअली में, -π/4 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ग्राफ याद नहीं है उस टाइम पे, तो फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें तो पहले ये देखना होगा कि जो भी आंसर निकलेगा वो किसके टर्म में आना चाहिए, है ना। तो पहले आप अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो tan 3π/4 को अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो कितना होगा, tan ऑफ पाई माइनस π/4, है ना। और tan π/4 कितना होता है, माइनस टाइम्स tan π/4, है ना। तो यहां से देखो आपका
माइनस टाइम्स 10π/4 आप इसको लिख सकते हो। और आपको पता है कि इनवर्स से माइनस, tan इनवर्स से माइनस साइन बाहर निकल के आ जाता है, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, tan इनवर्स ऑफ 10π/4। और अब देखो कि ये जो आंसर π/4 निकलने वाला है वो इस रीजन में लाई कर रहा है, इसलिए आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू -π/4 लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। अगर आपको ग्राफ याद है तो आप ग्राफ के टर्म्स में भी सोच के लिख सकते हो, और या नहीं तो जनरली तो हमारे पास मेथड है ही, है ना। आप उस क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लो, है ना। इनवर्स वाले जितने क्वेश्चन है, जितना उसका प्रूफ है, वो सब कुछ इन ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ट्राई करो कि उसको आप ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लो और फिर आप आंसर को लिख पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, ठीक है। मान लो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आंसर हमारा डायरेक्टली 7 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है ना। -π/2 एक्चुअली में कितना हो गया आपका, -π/2 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास कुछ होगा, है ना। तो +1.5 से -1.5 के बीच में ये कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए हमारा, जबकि वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। इसका मतलब जो हमारा ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल प्रॉपरली जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें ये क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है कि ना। तो जब उस वाले रीजन में लाई नहीं कर रहा है तो हमें एक्चुअली में क्या करना होगा, इसको उस वाले रीजन में लेके जाना होगा। तो 7π की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना। तो 7π जब आप चेक करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 360 से ज्यादा डिग्री होता है ना। 7 किस में लिखा हुआ है, 7 रेडियन में आपका, है ना। और 7 रेडियन है, तो अगर इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री में 1 रेडियन कितना होता है, अराउंड 60 डिग्री से कम ही होता है एक्चुअली में, है ना। तो ये जो आपका साइन इनवर्स वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा कर्व है साइन इनवर्स का, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स वाले पार्ट में जो आपका रीजन है, ये आपका कहां पे लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा इस वाले पार्ट में। जो आपका x की वैल्यू है वो आपका 3π/2 से किसके बीच में लाई करने लगेगा, है ना। आपका देखो यहाँ पे ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है ना। तो ये जो आपका x है ये आपका यहाँ 2π से एक्चुअली में ज्यादा होता है 7 की वैल्यू, है ना। तो ये यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, यहाँ पे आपका कहीं पे 7 लाई करता है, ठीक है। और इस वाले रीजन में x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू x - 2π के इक्वल होती है ना। तो आपको किसी तरीके से उस एंगल को खींच के -π/2 से π/2 रीजन में लेके आना है आपको किसी भी तरीके से, है ना। तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो एक्चुअली में कितना होगा, 7 - 2π के इक्वल होगा, है ना। डायरेक्टली हम उस रीजन में इसको नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो आपको किसी तरीके से उस वाले को अपने प्रॉपर रीजन में लेके लिख के रखना है, तभी आप उसका सही आंसर कर पाओगे, है ना। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर सकते हो। इन जनरल जैसे अगर कोई वैल्यू हमें दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू है, जो हमें नोन वैल्यू है, अगर उसमें से कोई दे देता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइप से अगर रेडियन में दे देता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एक्चुअली में आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप इसके आंसर को निकाल पाओगे, ठीक है। वैसे ही प्रॉपर्टी 4 जो था, जैसे अगर मान लो कि आपके पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप का हो, ठीक है। मान लो अगर आपको साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी जो आपने लास्ट दो प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5, इसमें एक्चुअली में हमारे पास पार्ट क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x टाइप का था या साइन ऑफ साइन इनवर्स टाइप का था, है ना। और दोनों की वैल्यू पता है कि प्रॉपर रीजन में ये दोनों वैल्यू क्या देता है, x के इक्वल देता है, ठीक है। जो अपना प्रॉपर रीजन आप डिफाइन कर लेना, है ना। तो यहां पे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मेन यही होगा कि हमें यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में हमें ये देखना है कि अगर बाहर में साइन इनवर्स हो और इसके अंदर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन हो, तो हमें किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट करके किस में लेके आना है,
साइन में लेके आना है ना। बाहर में अगर साइन का हो तो अंदर में हमें किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके साइन इनवर्स में लेके आना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। तो जैसे यहां पे देखो बाहर में आपको साइन का फंक्शन दिया हुआ और अंदर में क्या है, टेन इनवर्स का फंक्शन है ना। तो हमें क्या ट्राई करना है कि इस टेन इनवर्स को हम किसी तरीके से कन्वर्ट करके किस में लेके चले जाए, साइन इनवर्स में लेके चले जाए, है ना। उससे क्या होगा कि साइन और साइन इनवर्स एक्स कैंसिल होकर डायरेक्टली हमें एक्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली आप क्या करो, जो भी आपको इनवर्स वाला पार्ट दिया हो उसको आप थीटा एज्यूम कर लो, है ना। तो टेन इनवर्स ऑफ 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहां से टेन थीटा कितना हो गया, 3/4, है ना। अगर आप 3/4 का ये वाले रेशियो का ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ये कितना होगा, 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा, है ना। यहां से मैं इस रेशियो से मैं साइन थीटा भी निकाल सकता हूं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। और यहां से मैं थीटा भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये एक्चुअली में हमने क्या एज्यूम किया था, इसको थीटा एज्यूम किया था। बस हमें थीटा को ही टेन इनवर्स में नहीं लिख के किस में लिखना है, अब साइन इनवर्स में लिखना है ना। तो इसको मैं अब क्या लिख पाऊंगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। और 3/5 देखो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हो, है ना। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। कभी भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां पे आपको समझ में नहीं आए कि क्या करना है, तो आप उसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लो और वहां से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मेन चीज ये है कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहे आपको ट्राई करना है कि हम उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करके सेम फंक्शन में लेके आए। सेम फंक्शन मतलब कि अगर बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन इनवर्स का फंक्शन होना चाहिए, है ना। बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन का टर्म होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, है ना, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से एक और प्रॉपर्टी हमारे पास टेन इनवर्स का, ठीक है। तो टेन इनवर्स का प्रॉपर्टी देख लो क्या है हमारे पास। तो टेन इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक और प्रॉपर्टी है लास्ट वाला, वो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक और प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स का, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, अभी हमने प्रॉपर्टी 5 कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 लिख लो, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 में हमारे पास क्या एक्चुअली में फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमें देखना है, जैसे टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y की बात अगर आप करोगे, ठीक है, तो यहां पे हमें बस थोड़ा सा टर्म्स को ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो वो अपने प्रिंसिपल रीजन में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए अच्छे से, है ना। तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बस आपको लिख के दे देता हूं। तो देखो ये होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये चीज किसके लिए वैलिड होता है, ये चीज आपका वैलिड होता है जब आपका x और y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और x इंटू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि अगर x और y की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गया तो ये टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरफ अगर पॉजिटिव टर्म है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए ये चीज डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगा तो आपका इसका ये वैल्यू ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि x और y की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गई तब क्या होगा, है ना। तो 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर से आपको क्या करना है, अगर आपका x फिर से लिख लो इसी वाले पार्ट में, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, और अगर आपका x और y ग्रेटर देन 1 है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा ताकि हम उस वाले रीजन में पहुंच सकें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है पाई क्योंकि आपका जो ये फंक्शन है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी उसी पर्टिकुलर रीजन में लाई करना चाहिए, है ना। अगर उस रीजन में लाई नहीं करेगा तो फिर दोनों चीजें इक्वल नहीं होगा, है ना। तो उसी इक्वल को करने के लिए हमें ये चीजें ऐड करना पड़ता है। क्लियर है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। वैसे ही इसी में एक और पार्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर मान लो x इंटू वाई की वैल्यू 1 हो जाती है ना। अगर x और y आपका 1 हो गया तो डिनोमिनेटर वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। लेकिन डिपेंड करेगा, अगर x इंटू वाई की वैल्यू, अगर x और y अगर आपका नेगेटिव है ना, x और y आपका नेगेटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो -π/2 लिख लेंगे, है ना। और अगर यही चीज हमारा मान लो x और y अगर आपका पॉजिटिव है और अगर x और y की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम किस में आंसर कर सकते हैं, पॉजिटिव में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये दोनों पार्ट तो ऑब्वियस सी चीजें हैं, है ना। इस दोनों पार्ट में ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि हमें प्रॉपर, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू रीजन में लाई कराना है, इसलिए हमें इसमें पाई ऐड करना पड़ता है। और जो ये वाला है, ये यही मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूफ की बात करें, ठीक है, तो एक बार प्रूफ देख लो। प्रूफ देखोगे इसका, तो प्रूफ इसका काफी इजी है ना। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ काफी इजी है। अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं तो इसका प्रूफ आप इजीली देख सकते हो कि कैसे होगा। देखो, ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखो, प्रूफ में क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इसका प्रूफ ही अपने आप में एक क्वेश्चन होता है और वो एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे देखो, हमारे पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक, एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स है और tan इनवर्स है, लेकिन एंगल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक ही एंगल होता तो हम उसको थीटा एज्यूम कर लेते, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एंगल है, तो इसको मैं θ1 एज्यूम कर लूंगा और इसको मैं θ2 एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, θ1 में मान रहा हूं tan इनवर्स x को और θ2 में मान रहा हूं tan इनवर्स y को। तो यहां से आप x निकाल सकते हो, x क्या हो जाएगा, tan θ1, और यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y tan θ2। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये θ1 प्लस θ2 दिया हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो हमें टर्म दिया हुआ वो tan इनवर्स का टर्म है। ठीक ना, तो tan इनवर्स का टर्म है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, tan ले सकता हूं मैं इसमें। ठीक है, तो अभी मैं इसको tan ले रहा हूं, बाद में इसको इनवर्स करके उस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ सिर्फ tan θ1 और θ2 बचेगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, 1 माइनस tan इंटू, और tan θ1 की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस एक्स वाई, है ना। देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये चीज। तो θ1 प्लस θ2 में क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है कि नहीं। और देखो tan θ1 θ2 क्या था, यही वाला पार्ट था, है ना। तो देखो, यही चीज इसके इक्वल प्रूफ हो गया, है ना। तो यही मेथड भी हमें इसका ध्यान रखना है कि इसी मेथड से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक tan इनवर्स वाला आपके पास ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से tan इनवर्स x माइनस वाई को भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई वाला भी फॉर्मूला लिख लो। तो इसी का सेम नेक्स्ट पार्ट है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सेम वही फॉर्मूला होगा आपके पास, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और इस वाले पार्ट में बस हमें ये ध्यान रखना है कि x और y हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का ही हमारे पास मेनली बेसिक फॉर्मूला होता है। बाकी सारा जो फॉर्मूला है वो सब एक्चुअली में इसी का डेरिवेशन होता है ना। तो वो मैं आपको एक बार एक दो फॉर्मूला और इसी का मैं लिख के दे देता हूं आपको। ठीक है, आप देखना और इसको प्रूफ करने का ट्राई करना कि ये चीजें सेम प्रूफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे
इसी में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो इसका मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं आपको, डेरिवेशन करने का तरीका बस वही है, इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो, और दोनों तरफ आप साइन लेके एक्सपेंड करो, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि ये सारा फॉर्मूला जो है, ये वाला साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है। एग्जाम में आपके पास टेन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि कभी आपको जरूरत पड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप डायरेक्टली इस टाइप का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बस एक कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो वो सब प्रूफ का पार्ट है, वो सब इसलिए किया गया ताकि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रॉपर रीजन में लाई करे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 इसलिए होगा क्योंकि ये रूट वाला पार्ट है ना। तो इन सबको पॉजिटिव बनाने के लिए ये चीजें किया गया है, ठीक है। और इसी में अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, तो इसी में आपको क्या करना पड़ता है, पाई माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भी आप क्वेश्चन को, साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो इसको आप टेन इनवर्स में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, है ना। तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके भी इस वाले फॉर्मूले को आप डायरेक्टली डिराइव करके लिख पाओगे, ठीक है। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। सेम तरीके से आप कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला, है ना, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम इसी टाइप से होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे बस x और y जो है वो हमारा कहां पे लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ताकि सब कुछ पॉजिटिव बना रहे, है ना। तो ये आप साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला बना सकते हो इनवर्स वाले पार्ट में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती उतनी, है ना। वैसे ही आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी आप डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन का तरीका सेम है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का फॉर्मूला अगर दिया रहता है तो ये सब यूज करके आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन टेन इनवर्स भी आप यूज करके कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स वाई हमारा क्या होना चाहिए, यहां से 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। और अगर ये 0 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू अगर आपका, है ना, थोड़ा सा बस यहां पे डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो गया। वैसे ही अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई दिया रहे, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई दिया रहे, तो फिर से आप क्या कर पाओगे, सेम उसी टाइप से, है ना। यहाँ पे माइनस होगा, शायद चेक कर लेना, है ना, एक्स वाई माइनस, है ना, क्योंकि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है ना, तो वहां पे माइनस होगा। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में क्या होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। और अगर आपको मान लो कि यहाँ पे x और y की वैल्यू, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब आप देख लेना, बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस आप देख लेना, है ना। ये सब प्रूफ का पार्ट होता है, इसलिए ये सब कंडीशन यहाँ से निकल के आता है ना। और ये जो अगर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारे पास इतने फॉर्मूले हैं। बाकी डेरिवेशन वाला पार्ट इन सब का उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, बाकी लेकिन आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, है ना।
तो अगर आपके पास कभी भी कॉस इनवर्स का दो कॉस इनवर्स फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो आपको उस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो, या नहीं तो एक मेथड तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। कौन सा मेथड? कि जो आपके पास tan इनवर्स और tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो आपका एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। तो जब आप बुक के लिए क्वेश्चन करने का ट्राई करोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रीजन में हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप tan इनवर्स में तो कन्वर्ट कर ही पाओगे, है ना। तो इनवर्स फंक्शन को आप उसमें कन्वर्ट इजीली कर सकते हो और फिर वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पार्ट हो गया कि हम किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं और इसको कैसे हम सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ कुछ पार्ट है तो वो हम लोग धीरे धीरे करके और आगे देखेंगे। तो यहां तक आने के बाद, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपके पास एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, वो आप इजीली देख सकते हो कि अगर मान लो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, अगर मान लो आपको 2 tan इनवर्स x, इसको मैं फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऑलरेडी है ही। तो अगर आपके पास 2 tan इनवर्स x दे दे तो फॉर्मूले में क्या करना है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को इक्वेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल पाओगे इजिली, है कि नहीं। और इसी चीज को आपको पता है कि इसी चीज को आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं। साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट करना आता है। tan इनवर्स अगर आपको पता है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। इसी को अगर आप कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर पाओगे, है ना, तो कॉस इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, कर सकते हैं इजिली। करना क्या है, कोई भी पार्ट अगर आपको प्रूव करना है तो सिंपली आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये आपका इजी सा पार्ट हो गया, ये सब फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। अगर मान लो ये आपको प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ कैसे करोगे। मान लो एक काम मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूं कि प्रूफ कैसे करना है। जैसे मान लो मुझे इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल, ठीक है, तो मुझे मान लो ये प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपका इजी सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है ही। मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है ना। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज आपको ये दिखाई दे रही कि बाहर में साइन इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर में भी हमारे पास क्या बनना चाहिए, साइन का टर्म बनना चाहिए, है ना। तो साइन का टर्म आपका बना हुआ है तो आपको सॉल्व करने के लिए पता है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन आपने कहां पे किया था, याद करो, इंटीग्रेशन में, है ना। तो इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है तो इसमें आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल टू अगर आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन, ये किसके इक्वल हो जाती है, साइन 2 थीटा के, याद होगा आपको। और साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 थीटा के। और थीटा की वैल्यू आप फिर से क्या पुट कर पाओगे, tan इनवर्स x, है ना। तो देखो मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पे जो आपने इंटीग्रेशन में जितने सब्स्टिट्यूशन ट्राई किए थे, है ना, वो सारा पार्ट हमें यहां पे यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं, ऑलरेडी आपका किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपके पास मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, ठीक है, या यही टर्म आपका रूट ओवर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हो या कॉस थीटा पुट करते हो, है ना। हमारा मेन पर्पस क्या है कि रूट से किसी तरीके से बाहर निकल जाए, है ना। तो ऐसा भी कोई टर्म हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। वैसे ही अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म होगा या रूट ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म होगा तो आप x क्या पुट करते हैं, जनरली tan थीटा पुट करते हैं, है ना। कॉट से भी आपका काम चल जाता है। वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का टर्म हो या रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का टर्म हो तो हम क्या x क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा पुट कर सकते हैं, है ना। जो आपने
इंटीग्रेशन में किया था इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। वैसे ही अगर आपके पास 1 प्लस एक्स का टर्म होता है, ठीक है, या रूट में 1 प्लस एक्स का टर्म होता है, तो इसको आप रूट से कैसे बाहर निकलोगे, या 1 माइनस एक्स का टर्म होता है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का टर्म होता है, तो इन दोनों में आपका कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। याद होगा आपको ट्रिगोनोमेट्री में करवाया था कि रूट के अंदर में कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इस टाइप का टर्म नहीं रहता है ना। तो ये बेसिक सा आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन, और इसी दोनों को कंबाइन करके वो क्या कर देता है, रूट में ऐसा कुछ टर्म बना देता है। तो इसमें भी आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, सेम यही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन में जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट एक बार आप देख लेना कि कैसे कैसे किस वाले पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज जितने हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज वगैरह सारा एक बार आप रिवाइज कर लेना, जिसमें कौन कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, एडिशन वाला फॉर्मूला है, याद होगा a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, है ना। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, जैसे साइन ऑफ, अगर, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आप देख लेना, साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी, टेन ऑफ a प्लस माइनस बी, ठीक है। ये सब फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना। वैसे ही साइन के साथ डबल एंगल वाला फॉर्मूला, ठीक है, और टोटल डबल एंगल वाला फॉर्मूला जितने था वो याद कर लेना एक बार, ठीक है। वैसे ही ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले भी देख लेना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करने से ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये वाला देख लेना। और एक पर्टिकुलरली इस वाले में कॉस ट्वाइस ए वाले में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, साइन ट्वाइस ए वाले में भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, कॉस ट्वाइस ए का हमारे पास 3 फॉर्मूला है ना, याद होगा आपको। और एक और फॉर्मूला है जब हम साइन को किसके टर्म में लिखते हैं, टेन के टर्म में लिखते हैं, है ना, तो वो वाला फॉर्मूला भी आप देख लेना। तो ये सब फॉर्मूले वगैरह आप रिवाइज कर लोगे तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हमें कहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, उससे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है, आसानी हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, जैसे बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपको वो कैसे आते हैं, वो प्रूफ करने वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने वाले ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 2 ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स x प्रूफ करना है ना, और यहाँ पे देखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x को हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, सॉरी थीटा पुट कर देंगे, है ना, x को साइन थीटा पुट कर दो, या साइन इनवर्स x को आप क्या ले लो, साइन इनवर्स x को आप थीटा ले लो। तो अगर साइन इनवर्स x को अगर आप थीटा लोगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है, 2 थीटा प्रूफ करना है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पार्ट में जो आपको इनवर्स वाला एक इजी सा पार्ट दिखाई पड़े उसको आप थीटा एज्यूम कर लो, या नहीं तो सब्स्टिट्यूशन में जो मेथड हम यूज करते हैं बस वो प्रॉपर मेथड आप यूज करके देखो कि कैसे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करने से ये हमारा रूट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x को अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 थीटा के, और थीटा को फिर से मैं क्या पुट कर पाऊंगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करना हो, बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आता है आपको प्रूफ करने वाला ही आता है, तो प्रूफ में बस हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर में जो फंक्शन हो, है ना, बाहर में अगर t है तो अंदर में भी हमें t इनवर्स जनरेट करना होगा, या बाहर में अगर t इनवर्स है तो अंदर में भी हमें सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें जनरेट करना है, ठीक है। तभी आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे और इनवर्स वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी आप देखना, और एक्सरसाइज 2.2 अब आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 आप कंप्लीट करना,
आज और कल का टाइम है आपके पास, कल भी छुट्टी है, ठीक है। तो आप इस इनवर्स वाले पार्ट में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना, तो आपका बेसिक मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो कुछ पार्ट बाकी है वो हम लोग धीरे धीरे करके थ्योरी वाले पार्ट में कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 आपको अब कंप्लीट करना है, ये वाला पार्ट कंप्लीट करो। और जो आपके पास जेई का शीट मिला है उस शीट के भी क्वेश्चंस वगैरह अब आप देखना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। क्वेश्चंस वगैरह आपसे होने लगेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन इजी है, बस आप ट्राई करो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को किसी तरीके से आप कन्वर्ट करके ट्रिगोनोमेट्री में लेके जाओ, और प्रॉपर जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू रीजन डिफाइन है उस रीजन में आप उसके आंसर को करते जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आप ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी में कुछ और पार्ट बाकी है इनवर्स का, तो हम उस वाले पार्ट को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।